हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने पुष्यभूति वंश की शुरुआत की थी। इसमें हम लोगों ने पुष्यभूति वंश के सभी महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लिया था। और इसमें हम लोगों ने जाना था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में पुष्यभूति साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य बन जाता है। पूरे उत्तर भारत में पुष्यभूति साम्राज्य का विस्तार हो जाता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, केवल कश्मीर को छोड़ के। और आज के इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के शासन काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनसे एग्जाम में किस तरह के सवाल बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं हर्षवर्धन के शासन काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे हर्षकालीन तथ्य, फैक्ट्स ऑफ हर्षवर्धन पीरियड। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। तो कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं एग्जाम में कि बाणभट्ट किनके दरबारी कवि थे। तो पुष्यभूति साम्राज्य के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट ने दो पुस्तकों की रचना की, पहला हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी। हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कई बार इनकी पुस्तकों से भी सवाल बनते हैं कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो बाणभट्ट ने की थी। कादम्बरी की रचना किसने की थी, तो बाणभट्ट ने की थी। आगे बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में एक और व्यक्ति होते हैं मयूर। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिनका नाम था मयूर शतक, और मयूर शतक को सूर्य शतक भी कहा जाता था। और हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन एक बहुत महान योद्धा था, महान शासक था पुष्यभूति साम्राज्य का, पुष्यभूति वंश का। लेकिन महान शासक होने के साथ साथ हर्षवर्धन एक महान नाटककार भी था। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और ये तीनों रचनाएं संस्कृत भाषा में की गई थी। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की और ये संस्कृत भाषा में की गई थी। इनके नाटकों को याद रखना बहुत आसान है। हर्ष मतलब होता है खुशी, और नागानंद में आनंद है। तो आनंद हमें कब मिलता है, जब खुशी होती है। तो हर्षवर्धन से हम नागानंद याद रख लेंगे। रत्नावली, रत्नों को देखकर भी खुशी मिलती है। जिसके पास बहुत सारे रत्न होते हैं उसको क्या होगा, खुशी मिलेगा, हर्ष मिलेगा। तो हर्षवर्धन से हम रत्नावली को भी याद रख सकते हैं। और प्रियदर्शिका, प्रिय दर्शन, किसी प्रिय चीज का अगर मुझे दर्शन हो जाए, कोई प्रिय चीज हमें दिख जाए तो क्या होगा, हमें खुशी होगी, हर्ष होगी। तो हर्षवर्धन से भी हम याद रख लेंगे प्रियदर्शिका। यानी ये तीनों जो नाटककार हैं इनका संबंध हम हर्षवर्धन से कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आनंद से हर्षवर्धन, रत्न हर्ष हर्षवर्धन, और प्रियदर्शिका, प्रिय चीज को देखना, खुशी मिलेगी, हर्षवर्धन। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। और ये तीनों रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं इन रचनाओं से हर्षवर्धन के। कई बार पूछा जाता है कि रत्नावली की रचना किसने की थी, तो हर्षवर्धन ने की थी। प्रियदर्शिका की रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी। और नागानंद की रचना किसने की थी, तो हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म के फॉलोअर थे, शैव धर्म को मानते थे। किंतु बाद में ये बौद्ध धर्म को मानने लगे, बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन गए और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के फॉलोअर बन गए। तो हर्षवर्धन शुरुआत में शैव धर्म के फॉलोअर थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, और बाद में ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी बन गए। और हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के समय, नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। मतलब नालंदा महाविहार में दूर दूर से लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। विशेषकर महायान शाखा की बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे हर्षवर्धन के शासनकाल के समय नालंदा महाविहार में। महाविहार क्या होता है, तो बौद्ध धर्म के प्रमुख मठों को, जहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, ऐसे मठों को महाविहार कहा जाता है। और नालंदा महाविहार हर्षवर्धन के शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। यहाँ पे लोग दूर दूर से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आते हैं ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग भी आते हैं और यहाँ ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये चीन जाते हैं वापस। अब आगे बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और इसका जो 6ठा समारोह हुआ था, 6ठा समारोह का आयोजन, इसमें चीनी यात्री ह्वेनसांग भी सम्मिलित हुए थे। ह्वेनसांग ने भी भाग लिया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रयाग जगह में, प्रयाग स्थान में प्रत्येक 5 वर्ष में एक समारोह का आयोजन किया जाता था। और इस समारोह को महामोक्ष परिषद कहा जाता था।
और इस समारोह का जो छठा आयोजन किया गया था, उस छठे आयोजन में ह्वेनसांग ने पार्टिसिपेट किया था, यानी ह्वेनसांग ने भाग लिया था। ह्वेनसांग छठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। तो ये हमारा हो गया हर्षवर्धन के शासनकाल के समय की कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रशासनिक व्यवस्था की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्ष पीरियड। तो बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल के, यानी हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में जो हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक होते थे, उनके अधीन में जो शासक होते थे, उन्हें महाराज अथवा महासामंत कहा जाता था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में पुष्यभूति साम्राज्य का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, पुष्यभूति साम्राज्य का विस्तार हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो वह कई और जो शासन व्यवस्था आसपास चलती होंगी तो उनको जीत लिया होगा। तो जब जीता होगा कोई दूसरे प्रदेश को, दूसरे साम्राज्य को, छोटे छोटे साम्राज्य को जीत के जब अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा होगा हर्षवर्धन, तो जब जीतता होगा तो उसका जो शासक होगा, मान लीजिए किसी साम्राज्य को हर्षवर्धन जीता, तो उस साम्राज्य का जो पहले शासक होगा वो तो हर्षवर्धन के अधीन हो जाएगा। उस तरह का जो हर्षवर्धन के अधीन जो शासक हो जाते थे, तो वैसे शासकों को हर्षवर्धन के शासनकाल में महाराज कहा जाता था या फिर महासामंत कहा जाता था। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में पुष्यभूति साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर लिया हर्षवर्धन। किंतु इतने बड़े साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या हर्षवर्धन अकेले चला सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हर्षवर्धन को इतने बड़े साम्राज्य को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए, मतलब बेहतर तरीके से चलाने के लिए उसे मंत्री परिषद की भी जरूरत पड़ती थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में मंत्री परिषद भी था, हर्षवर्धन की सहायता के लिए मंत्री परिषद था। और इस मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होते थे, उन मंत्रियों को सचिव कहा जाता था या फिर इन्हें अमात्य कहा जाता था। अब आगे बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन का साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उसके साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, उसका जो प्रशासन था, प्रशासन को सुविधापूर्वक चलाने के लिए, अच्छे प्रकार से चलाने के लिए हर्षवर्धन का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, कई प्रांतों में बटा हुआ था। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उसके साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कई प्रांतों में उसका साम्राज्य बटा हुआ था और इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति का जो हेड होता था, प्रत्येक भुक्ति का जो हेड होता था, जो प्रधान होता था, उसे राजस्थानीय कहा जाता था या फिर उपरी कहा जाता था या फिर राष्ट्रीय कहा जाता था। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हर्षवर्धन का साम्राज्य कई भागों में बटा हुआ था, कई प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति के प्रधान को या तो राजस्थानीय कहा जाता था या तो उपरी कहा जाता था या फिर राष्ट्रीय कहा जाता था। और ये जो भुक्ति होता था, इस भुक्ति को भी जिलों में विभाजित किया गया था, यानी भुक्ति का विभाजन जिलों में किया गया था और इस जिले को विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान या फिर मुखिया विषयपति होता था। और विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, जिसे हम आज आधुनिक तहसील के रूप में समझ सकते हैं, जिसका हेड अभी तहसीलदार होता है। तो आधुनिक तहसील के रूप में हम पाठक को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ बातें समझ में आई कि प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वह कई प्रांतों में बटा हुआ था। इस प्रांत को भुक्ति कहा गया था और ये जो भुक्ति था ये कई जिलों में विभाजित था और इस जिले को विषय कहा जाता था, जिसका मुखिया विषयपति होता था। और इस विषय को भी कई पाठकों में बांटा गया था, यानी पाठक के रूप में बांटा गया था, जिसे हम आज के जो वर्तमान के तहसील होते हैं उसको हम समझ सकते हैं उस प्रकार से। तो उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में वह एक तरह का पाठक होता था, यानी पहले तो भुक्ति था, भुक्ति से हुआ विषय और विषय से हुआ पाठक। अब आगे बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो हर्षवर्धन का जब शासनकाल था उस समय उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक इकाई थी, उसकी जो छोटी इकाई थी प्रशासन की, वह थी ग्राम, जिसका मुखिया या जिसका प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक होता था। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि जो साम्राज्य था हर्षवर्धन का वह प्रांतों में बटा हुआ था। जो भुक्ति कहलाता था इसका हेड होता था उपरी, राष्ट्रीय या फिर राजस्थानी, और जो भुक्ति होता था वह विषय में बटा हुआ था, जिसका हेड होता था विषयपति, और विषय बटा हुआ था पाठक के रूप में। किंतु हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे छोटी इकाई थी वह थी ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया या हेड होता था वह होता था ग्रामाक्ष पटलिक। अब आगे बात करते हैं। पुलिस कर्मियों को चार्ट
या भाट कहा गया है, दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था और दंडपाशिक तथा दांडिक ये पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा जाता था। तो पुलिस विभाग के अधिकारियों को दंडपाशिक तथा दांडिक कहा जाता था और पुलिस कर्मियों को चाट या फिर भाट कहा जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। तो हर्षचरित जो बाणभट्ट के द्वारा रचित है, तो हर्षचरित्र में बताया गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सिंचाई के लिए तुला यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तुला यंत्र का मतलब होता है जल पंप, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में सिंचाई के लिए तुला यंत्र यानी जल पंप का प्रयोग किया जाता था। अब आगे बात करते हैं। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस था मथुरा। आगे बात करें तो हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन का साम्राज्य बहुत विशाल था और उसका साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिसे भुक्ति कहा जाता था। और इसका जो हेड होता था, जो प्रधान होता था, उसे ऊपरी कहते थे या फिर राष्ट्रीय कहा जाता था या फिर राजस्थानीय कहा जाता था। लेकिन हर्षचरित्र में बाणभट्ट की हर्षचरित्र में बताया गया है प्रांत के शासक को लोकपाल कहा जाता था। तो हर्षचरित्र बाणभट्ट की हर्षचरित्र बताती है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो प्रांत होता था और उसके जो प्रमुख होते थे, शासक होते थे, उसे लोकपाल कहा जाता था। अब अगला पॉइंट है हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद। यानी बात करें तो हम जानते हैं कि हर्षवर्धन का साम्राज्य बहुत विशाल था और हर्षवर्धन को इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए उसे मंत्री परिषद की जरूरत थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हर्षवर्धन की मदद के लिए मंत्री परिषद होती थी और मंत्री परिषद में कई मंत्री होते थे। तो हर्षचरित्र में बाणभट्ट की हर्षचरित्र में इन मंत्रियों के बारे में बताया गया है कि किस मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, किस मंत्री के प्रमुख को, प्रधान को क्या कहा जाता था। तो इसमें बताया गया है कि जो प्रधान सचिव होता था हर्षवर्धन के शासनकाल का, उसे भंडी के नाम से जाना जाता था, उसे भंडी कहा जाता था। प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था और अश्व सेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था और गज सेना के प्रमुख को स्कंदगुप्त कहा जाता था। प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था, प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था, अश्व सेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था, गज सेना के प्रमुख को स्कंदगुप्त कहा जाता था। आगे बात करें तो हर्षवर्धन के समय में भी शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था और राजा अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भी जो प्रशासनिक व्यवस्था था वह राजतंत्रात्मक था और हर्षवर्धन के शासनकाल में भी राजा अपने आप को देवी देवताओं के संतान बताते थे, देवी देवताओं से संबंधित हैं ऐसा बताते थे। जब हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था कि गुप्त काल में जो राजा होते थे वह अपने आप को देवी देवताओं का संतान बताते थे या फिर देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं या उनसे संबंधित है वैसा बताते थे। ऐसा इसलिए करते थे ताकि ये बात जानकर प्रजा उनकी बातों को ज़्यादा माने, उनका अनुपालन ज़्यादा करे। तो इसलिए राजा अपने आप को देवी देवताओं से जुड़े हुए बताते थे। तो वही काम हर्षवर्धन के शासनकाल में भी होता है। इसके शासनकाल में भी राजा अपने आप को देवीय उत्पत्ति बताते थे, यानी देवी देवताओं से उत्पन्न संतान या देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं ऐसा बताते थे। हर्षवर्धन ने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई। शासन पत्र को सनद कहा जाता था। तो जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो पदाधिकारी होते थे उन्हें जमीन दी जाती थी, लेकिन उनके लिए उन्हें शासन पत्र यानी गवर्नमेंट का लेटर होता था कि ये ज़मीन आपकी है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग पास जो ज़मीन ज़्यादा होता है उसके लिए कागज होता है, तो कागजात वगैरह पेपर वगैरह होते हैं कि हाँ ये मेरी ज़मीन है। उसी प्रकार से हर्षवर्धन के शासनकाल में भी उसने ऐसी प्रथा चलाई जिसमें अगर आपके पास ज़मीन है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये आपकी ज़मीन है, आपके पास वैसा कागजात होना चाहिए, वैसा शासन पत्र होना चाहिए, सनद होना चाहिए। तो इस तरह की प्रथा हर्षवर्धन के शासनकाल में देखने को मिलती है। हर्षवर्धन ने ऐसी प्रथा चलाई कि आपके पास ज़मीन है तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कागजात होना चाहिए कि हाँ ये आप ही की ज़मीन है, और वह गवर्नमेंट लेटर की प्रथा चलाता है हर्षवर्धन, ताकि आपको पता चले कि ये ज़मीन आपका है, आपके नाम से है। आगे बात करते हैं तो ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया। तो ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं, तो ह्वेनसांग बताते हैं कि हर्षवर्धन ने कश्मीर से गौतम बुद्ध की दांत को ले आया और कश्मीर से लाकर उसे कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया। संघाराम का मतलब होता है मठ।
विहार। तो हर्षवर्धन कश्मीर से गौतम बुद्ध की दांत लाता है और दांत लाकर कन्नौज के निकट एक मठ में यानी एक संघाराम में उसे स्थापित कर देता है और इसकी जानकारी हमें हुएन सांग देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हर्ष काल के यानी हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पुष्यभूति वंश यानी पुष्यभूति साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने देखा कि यहाँ से एग्जाम में किस तरह के सवाल बनते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।